स्वागत है इस ऑनलाइन क्लास में। आज हम पढ़ने जा रहे हैं 20 मार्च और 21 मार्च 2026 का करंट अफेयर्स, जो आपके एग्ज़ाम के व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं। जो आपके एग्ज़ाम के लिए, जैसे मैं यूपीएससी, बीपीएससी, यूपीपीसीएस, आरपीएससी, जेपीएससी, एमपीपीसीएस, एसएससी, सीजल, बैंक, पीओ, रेलवे, एनटीपीसी, डिफेंस जैसे एनडीए, सीडीएस, सीएपीएफ आदि सभी एग्जामों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2026 के अनुसार लगातार 9वें वर्ष दुनिया का सबसे खुशहाल देश कौन सा है? यानी अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2026, विच कंट्री हैज़ बीन रैंक्ड एज द हैप्पीएस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड फॉर द 9th कंसेक्यूटिव ईयर? तो ऑप्शन 1 में है डेनमार्क, ऑप्शन बी में है फिनलैंड, ऑप्शन सी में है आइसलैंड, ऑप्शन डी में स्विट्जरलैंड। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सही हो जाएगा, फिनलैंड इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन फिनलैंड इसका आंसर हो जाएगा। जो वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2026 के अनुसार लगातार 9 वर्ष से प्रथम स्थान पर सबसे खुशहाल देश है फिनलैंड। आइए इसके बारे में विस्तार से देखते हैं। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2026 के अनुसार जो नंबर 1 कंट्री कौन है? तो फिनलैंड है, जो लगातार 9 बार दुनिया का सबसे खुशहाल देश रहा है। यह नॉर्डिक मॉडल जैसे में स्ट्रॉन्ग और वेलफेयर और ट्रस्ट भी है और इक्वलिटी भी है, इसकी सबसे बड़ी यही ताकत है। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, फिनलैंड इसका आंसर हो जाएगा। अगला कंसेप्ट है, जो टॉप 10 हैप्पीएस्ट कंट्री कौन कौन है? तो फिनलैंड है, डेनमार्क है, आइसलैंड है 3 नंबर पे, और स्वीडन है 4 नंबर पर, और अभी इजराइल जो अभी युद्ध चल रहा है, तो इजराइल हो गया, नीदरलैंड हो गया, नॉर्वे हो गया, लग्जमबर्ग हो गया, स्विट्जरलैंड हो गया और ऑस्ट्रेलिया हो गया। जो टॉप 10 लगातार ज़्यादातर देश नॉर्डिक देश रहा है, यानी स्कैंडिनेवियन कंट्रीज है। और अपना भारत कितने स्थान पर है? तो 116वें स्थान पर है। उम्मीद है कि आपको डिटेल समझ आ गया होगा। आइए इसके बारे में विस्तार से देखते हैं। तो इंडिया लो रैंक के कारण क्या क्या है? इनकम इनइक्वलिटी है, भारत में जो इनकम है इनइक्वलिटी है, सोशल सपोर्ट रिलेटिव कम है, और अर्बन स्टेट इन अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा है, यानी स्ट्रेस भी है, अर्बन स्ट्रेस भी है, अनएम्प्लॉयमेंट भी है, करप्शन परसेप्शन भी बहुत ज़्यादा है, इसीलिए इंडिया लो रैंक है। अगला कंसेप्ट है रैंकिंग क्राइटेरिया, यानी हाउ हैप्पीनेस इन मेजर्ड, यानी और हैप्पीनेस को किस तरह नापा जाता है जो रैंकिंग का। तो इसके 6 प्रमुख इंडिकेटर्स पर आधारित होते हैं, जैसे जीडीपी पर, यानी पर कैपिटा यानी आर्थिक स्थिति हो अच्छा हो, सोशल सपोर्ट यानी मुश्किल समय में मदद मिलने, और हेल्थी लाइफ कैप्स एक्सपेक्टेंसी हो ज़्यादा, माने स्वस्थ जीवन अवधि हो, फ्रीडम टू मेक लाइफ चॉइस हो, जेनरसिटी यानी दान सहयोग की भावना हो, और परसेप्शन ऑफ करप्शन भी क्या हो? बहुत कम हो। तो इसी 6 आधारों पर मापा जाता है क्राइटेरिया हैप्पीनेस का। अगला कंसेप्ट देखते हैं, फिनलैंड क्यों टॉप पर है? तो वहाँ पे स्ट्रॉन्ग एजुकेशन बहुत ज़्यादा ही है, सिस्टम बहुत ही ज़्यादा है, हाई ट्रस्ट गवर्नमेंट है, यानी सरकार पर ज़्यादा ट्रस्ट है लोगों में, बेटर वर्क लाइफ बैलेंस भी है वहाँ पे, लो करप्शन भी बहुत है, और फ्री हेल्थ केयर भी है, और सोशल सिक्योरिटी भी वहाँ पे ज़्यादा है, इसीलिए फिनलैंड सबसे नंबर 1 स्थान पर है। अगला कंसेप्ट देखते हैं, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट जारी जो करता है, तो यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट यानी सॉल्यूशन नेटवर्क द्वारा जारी किया जाता है।
किसके आधार पर? तो गैलप वर्ल्ड पोल डाटा के आधार पर जारी किया जाता है। और पहली बार कब जारी किया गया था वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट? तो 2012 में जारी किया गया था। उम्मीद है कि आपको पूरा डिटेल समझ आ गया होगा। अगला कंसेप्ट देखते हैं। द गवर्नमेंट रिसेंटली इन्फॉर्म पार्लियामेंट दैट आधार हैज़ बीन एस्टेब्लिश्ड एज व्हाट, यानी सरकार ने हाल ही में संसद को सूचित किया है कि आधार किस रूप में स्थापित हो चुका है। तो ऑप्शन 1 में है भारत की पहली डिजिटल पहचान प्रणाली, ऑप्शन बी में है एशिया की सबसे बड़ी बैंकिंग नेटवर्क, ऑप्शन सी में है दुनिया की सबसे बड़ी बायोमेट्रिक पहचान प्रणाली, ऑप्शन डी में वैश्विक कर पहचान प्रणाली। तो सरकार ने जो संसद को सूचित किया है कि आधार किस रूप में स्थापित हो चुका है, तो दुनिया की सबसे बड़ी बायोमेट्रिक पहचान प्रणाली बन चुका है आधार। तो इसका आंसर ऑप्शन सी सही हो जाएगा, सी इसका आंसर हो जाएगा। आइए इसके बारे में विस्तार से देखते हैं। आधार भारत सरकार ने संसद में दुनिया के सबसे बड़े बायोमेट्रिक आईडी सिस्टम बताया है। जो 18 मार्च 2026 को यह जानकारी दी गई कि लगभग 134 करोड़ इसमें एक्टिव यूजर्स हैं, यानी 17,000 करोड़ ऑथेंटिकेशन ट्रांजैक्शन पूरे हो चुके हैं। यह दुनिया का सबसे बड़ा व्यापक डिजिटल आइडेंटिटी इंफ्रास्ट्रक्चर में से एक है। जो इम्प्लीमेंटिंग अथॉरिटी कौन है? तो यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी UIDAI द्वारा इसका अथॉरिटी दिया गया है। यानी किसके अंतर्गत आता है? तो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT मंत्रालय द्वारा है, यानी MeitY द्वारा इसके अंतर्गत आता है। उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आधार की क्या विशेषताएं हैं? तो यह एक बायोमेट्रिक है और फिंगरप्रिंट भी है और आइरिस भी स्कैन कर सकता है। यूनिक इसमें क्या है? तो 12 डिजिट आइडेंटिफिकेशन नंबर होते हैं। इसमें 12 डिजिट का नंबर होता है आधार कार्ड में, और इसमें डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र में उपयोग किया जा सकता है, यानी DBT में इसका डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र में भी इसका उपयोग कर सकते हैं आधार कार्ड का। जैसे में आधार कार्ड का बैंकिंग में भी इस्तेमाल किया जा सकता है, सिम कार्ड में भी इस्तेमाल किया जा सकता है, और सरकारी योजनाओं में भी अनिवार्य रूप से महत्वपूर्ण माना जा रहा है आधार कार्ड। अगला कंसेप्ट देखते हैं। अगला कंसेप्ट है कि साइंटिस्ट रिसेंटली स्टडी द इवोल्यूशन ऑफ लद्दाख मैग्मेटिक ARCL इन द नॉर्थ वेस्टर्न हिमालयाज। द फॉर्मेशन ऑफ दिस आर्क इज प्राइमरली ड्यू टू विच जियोलॉजिकल प्रोसेस। हाल ही में जो वैज्ञानिकों ने उत्तर पश्चिमी हिमालय में लद्दाख मैग्नेटिक आर्क के विकास क्रम का अध्ययन किया है, इस आर्क का निर्माण मुख्यतः किस भूवैज्ञानिक प्रक्रिया के कारण हुआ है? तो ऑप्शन 1 में हिम युग के दौरान हिम नदीय गतिविधि, ऑप्शन बी में नदी घाटियों में अपरदन एवं अवसादन, ऑप्शन सी में नियोथेटिस महासागर के नीचे विवर्तनिक प्लेटों का अधःसरण, ऑप्शन डी में है मेंटल प्लूम के कारण ज्वालामुखीय गतिविधि। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इसका आंसर हो जाएगा नियोथेटिस महासागर के नीचे विवर्तनिक प्लेटों के अधःसरण यानी सबडक्शन टू टेक्टोनिक प्लेट्स बेनेथ द नियोथेटिस ओशियन। आइए इसके बारे में विस्तार से देखते हैं। तो लद्दाख मैग्नेटिक आर्क यानी उत्तर पश्चिमी हिमालय में स्थित एक प्रमुख मैग्नेटिक आर्क है। इसका निर्माण नियोथेटिस महासागर यानी के नीचे टेक्टोनिक प्लेट सबडक्शन के कारण हुआ है। जो इसका सी इसका आंसर हो जाएगा नियोथेटिस महासागर के नीचे विवर्तनिक प्लेटों का अधःसरण यानी सबडक्शन। अगला कंसेप्ट देखते हैं। जब ओशियन प्लेट महाद्वीपीय प्लेट के नीचे दबती है तो मेंटल पिघलन होता है और मैग्मा ऊपर की ओर उठता है। यानी जब ओशियन प्लेट क्या होता है तो महाद्वीपीय प्लेट के नीचे दबती है, जो मेंटल में पिघलन होता है और मैग्मा ऊपर उठता है।
जिससे ज्वालामुखी आर्क संरचनाएं बनती हैं। यह प्रक्रिया आमतौर पर कॉन्टिनेंटल आर्क फॉर्मेशन के लिए जिम्मेदार माना जाता है, यानी फॉर्मेशन प्रोसेस इसी के द्वारा होता है। कैसे होता है? अगला कंसेप्ट है द यूनियन कैबिनेट रिसेंटली अप्रूव्ड द भारत औद्योगिक विकास योजना को मंजूरी दी है। इस योजना के तहत हाउ मैनी प्लग एंड प्ले इंडस्ट्रियल पार्क्स विल बी डेवलप्ड अक्रॉस द कंट्री अंडर द स्कीम, यानी केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में भारत के औद्योगिक विकास योजना भाव्या की मंजूरी दी है। इस योजना के तहत देश भर में कितने प्लग एंड प्ले इंडस्ट्रियल पार्क विकसित किए जाएंगे? तो ऑप्शन 1 में है 50, ऑप्शन बी में 75, ऑप्शन सी में 100, ऑप्शन डी में 125। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 100। इसका आंसर हो जाएगा सी। जो केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में भारत औद्योगिक विकास योजना यानी भाव्या को मंजूरी दी है। इस योजना के तहत देश भर में 100 प्लग एंड प्ले इंडस्ट्रियल पार्क विकसित किए जाएंगे। आइए इसके बारे में विस्तार से देखते हैं। भाव्या स्कीम के तहत भारत औद्योगिक विकास योजना यानी भाव्या भारत औद्योगिक विकास योजना जो भारत सरकार की नई औद्योगिक विकास योजना है, जो मंजूरी कब दी गई थी? तो 18 मार्च 2026 के यूनियन कैबिनेट द्वारा दी गई। इसका उद्देश्य क्या है? तो भारत में ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना है। अगला कंसेप्ट देखते हैं। 100 प्लग एंड प्ले इंडस्ट्रियल पार्क्स विकसित किए जाएंगे। कुल बजट 33,660 करोड़ रुपया है, जो 15 लाख प्रत्यक्ष रोजगार सृजन देगा और ग्लोबल इन्वेस्टर को आकर्षित करने में यह फोकस करेगा। जो यह कंसेप्ट प्लग एंड प्ले इंडस्ट्रियल पार्क के तहत होगा। अगला कंसेप्ट देखते हैं। प्लग एंड प्ले का मतलब क्या होता है? तो रेडीमेड इंफ्रास्ट्रक्चर यानी इंडस्ट्री सेटअप के लिए मिनिमम डिले, यानी जैसे मैं रेडीमेड इंफ्रास्ट्रक्चर करने के लिए ही इंडस्ट्री सेटअप के लिए मिनिमम डिले करना, यानी फैसिलिटी क्या होगा? जैसे में बिजली व्यवस्था, पानी हो, सड़क हो, फैक्ट्री शेड हो, लॉजिस्टिक सपोर्ट हो और इंडस्ट्री सीधे जाकर प्रोडक्शन शुरू कर सके, यानी रेडीमेड इंफ्रास्ट्रक्चर हो, उसी को प्लग एंड प्ले बोला जाता है। अगला कंसेप्ट देखते हैं। ऑब्जेक्टिव ऑफ भव्या, भव्या के बारे में देखते हैं। मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ को बढ़ावा देता है, जो ग्लोबल इन्वेस्टर को क्या करता है? अट्रैक्ट करना है और मेक इन इंडिया इनिशिएटिव को सपोर्ट करना है, जो एमएसएमई और लार्ज इंडस्ट्री को आसान सेटअप करता है। अगला कंसेप्ट देखते हैं। इकोनॉमिक के लिए क्यों महत्वपूर्ण है? तो इंडस्ट्रियलाइजेशन तेज होगा, इससे रीजनल डेवलपमेंट को बढ़ावा मिलेगा और सप्लाई चेन को भी मजबूती हो गई और एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस भी इससे बढ़ेगा। अगला कंसेप्ट है कि दी साहित्य अकादमी अवार्ड 2025 वाज रिसेंटली अनाउंस हु हैज़ बीन अवार्डेड दिस प्राइज फॉर द इंग्लिश लैंग्वेज, यानी साहित्य अकादमी पुरस्कार 2025 में अंग्रेजी भाषा के लिए सम्मान किसे दिया गया है, यानी किसे दिया गया है? तो ऑप्शन 1 में झुम्पा लाहिरी, ऑप्शन बी में अरुंधति राय, ऑप्शन सी में नवतेज सरना, ऑप्शन डी में है विक्रम सेठ। तो इसका आंसर हो जाएगा नवतेज सरना। इसका आंसर हो जाएगा जो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला कंसेप्ट देखते हैं। साहित्य अकादमी 2025 के लिए जो अवार्ड अनाउंस किया गया है 2025 में किसे? इंग्लिश भाषा में जो विनर है नवतेज सरना, जो दिया जाएगा अवार्ड ऑर्गेनाइजेशन साहित्य अकादमी, जो अनाउंसमेंट हाल ही में मार्च 2026 में किया गया है, जो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, नवतेज सरना को दिया जाएगा। अगला कंसेप्ट देखते हैं।
इनके प्रोफाइल के बारे में देखते हैं। पर्सनल बैकग्राउंड, जो फॉर्मर इंडियन फॉरेन सर्विस रहे हैं, IFS अफसर भी रहे हैं 1992 बैच का, और एजुकेशन है ह्यूमैनिटीज़ और इंटरनेशनल रिलेशन इनका फोकस रहा है। जो इंग्लिश लैंग्वेज और पंजाबी लिटरेचर इनका कंट्रीब्यूशन भी रहा है, और डिप्लोमेटिक करियर भी इनका रहा है। जैसे हाई कमिश्नर भी रहे हैं, सेवा भी दे चुके हैं, इंडियन एम्बेसडर और हाई कमिश्नर का भी, जैसे US में भी दिए हैं, UK में भी दिए हैं, इजराइल में भी दिए हैं। जो स्ट्रेटेजिक नेगोशिएशन स्किल और इंटरनेशनल रिप्रेजेंटेशन के लिए भी इन्हें जाना जाता है। किन्हें? नवतेज सरना को। अगला कंसेप्ट देखते हैं। अगला कंसेप्ट है वेयर वाज द स्टेचू ऑफ सेक्रीफाइस रिसेंटली इनॉग्रेटेड वाइल्ड इन मेमोरी ऑफ पोटी सिरीमल्लू। तो बलिदान की प्रतिमा का हाल ही में उद्घाटन कहाँ किया गया है, जो पोटी सिरीमल्लू की स्मृति में बनाई गई है? तो ऑप्शन 1 में हैदराबाद, ऑप्शन बी में है चेन्नई, ऑप्शन सी में है विजयवाड़ा, ऑप्शन डी में है अमरावती। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। इस आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सही हो जाएगा, अमरावती। जो बलिदान की प्रतिमा यानी स्टेचू ऑफ सेक्रीफाइस का हाल ही में उद्घाटन अमरावती में किया गया है, जो पोटी सिरीमल्लू की स्मृति में बनाई गई है। अगला कंसेप्ट देखते हैं। जो पोटी सिरीमल्लू ने तेलुगु भाषा में राज्य की मांग के लिए 56 दिनों का आमरण अनशन किए थे, और उनकी मृत्यु के बाद देश भर में आंदोलन हुआ, जिससे सरकार ने निर्णय लेना पड़ा। क्या निर्णय लेना पड़ा? तो आइए देखते हैं। तो आंध्रा स्टेट स्टेशन का गठन हुआ सरकार के द्वारा। जो पहला राज्य क्या हुआ? लिंग्विस्टिक बेसिस पर बना, यानी स्टेट 1956 में स्टेट रिकॉग्नाइजेशन यानी स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2056 के तहत लागू हुआ, जो आंध्र प्रदेश का गठन हुआ, यानी भाषाई आधार पर फॉर्मेशन ऑफ स्टेट्स। अगला कंसेप्ट देखते हैं। यह घटना भारत में भाषाई राज्यों के निर्माण की शुरुआत बनी, जो पूरे देश में अन्य भाषाई राज्यों की मांग तेज हुई, जिससे इंडिया और फेडरल स्ट्रक्चर मजबूत हुआ है, जो हिस्ट्रिकल के लिए महत्वपूर्ण भी रहा है। अगला कंसेप्ट देखते हैं। राइजिंग हनी बी यानी एपिस डोरस्टा अटैक्स इन उत्तर प्रदेश आर बेइंग कंसीडर्ड फॉर डिक्लेरेशन अंडर विच कैटेगरी? यानी उत्तर प्रदेश में बढ़ते मधुमक्खी यानी एपिस डोरस्टा जो हमलों को किस श्रेणी में घोषित करने का विचार किया जा रहा है? तो ऑप्शन 1 में है वन्यजीव अपराध, ऑप्शन बी में राज्य विशिष्ट आपदा, ऑप्शन सी में सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल, ऑप्शन डी में कृषि संकट। तो इसका आंसर हो जाएगा राज्य विशिष्ट आपदा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सही हो जाएगा, बी इसका आंसर हो जाएगा। अगला कंसेप्ट देखते हैं। अगला कंसेप्ट है कि हाल ही में उत्तर प्रदेश में जो एपिस डोरस्टा यानी रॉक बी के हमलों में वृद्धि हुई है, जो कई मौतें और गंभीर चोटें भी रिपोर्ट दर्ज की गई है, जो सरकार ने इसे स्टेट स्पेसिफिक डिजास्टर घोषित करने पर विचार कर रही है। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, स्टेट स्पेसिफिक डिजास्टर इसका आंसर हो जाएगा। अगला कंसेप्ट देखते हैं। जो इसका साइंटिफिक नेम क्या है? तो एपिस डोरस्टा जो कॉमन नाम क्या है? तो रॉक बी नाम है, यानी जो इसका होनी की कैटेगरी की है, जो साइज में बहुत ही मधुमक्खियों से भी बड़ी है। इसका बिहेवियर क्या है? तो खुले स्थानों में पेड़ जैसे चट्टान और इमारतों में छत्ते बनाती है, और खतरा महसूस होने पर वह झुंड में हमला कर देती है। तो यही उत्तर प्रदेश में राज्य आपदा घोषित करने का निर्णय लिया गया। अगला कंसेप्ट देखते हैं। इसका अटैक करने का क्या कारण बन रहा है? तो वनों की कटाई हो रहा है, जिससे ह्यूमन इंटरफेरेंस और लाउड नॉइज के कारण और स्मोक के कारण, वाइब्रेशन के कारण, क्लाइमेट चेंज के कारण, टेम्परेचर चेंज होने के कारण, ये सभी मधुमक्खियों की एग्रेसिव
बिहेवियर होने के कारण माने जा रहे हैं। अगला कंसेप्ट देखते हैं। तो स्टेट स्पेसिफिक डिजास्टर यानी इसका मतलब क्या होगा, जब कोई घटना किसी राज्य में बार बार हो या जन हानि या आर्थिक नुकसान अधिक हो तो विशेष स्तर पर इस रिस्पॉन्स की ज़रूरत होती है, जिसे उसे स्टेट स्पेसिफिक डिजास्टर घोषित किया जाता है। उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा कि स्टेट स्पेसिफिक डिजास्टर क्या कहा जाता है। अगला कंसेप्ट देखते हैं। कुसुनपुर विलेज इन केंद्रपाड़ा डिस्ट्रिक्ट उड़ीसा इज सेट टू बिकम द स्टेट्स फर्स्ट वार्ड, यानी उड़ीसा के केंद्रपाड़ा जिले का कुसुनपुर गांव राज्य का पहला क्या बनने जा रहा है। तो ऑप्शन 1 में डिजिटल हब, ऑप्शन बी में सोलर गांव, ऑप्शन सी में है स्मार्ट गांव, ऑप्शन डी में मॉडल गांव। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सही हो जाएगा, स्मार्ट गांव इसका आंसर हो जाएगा। आइए इसके बारे में विस्तार से देखते हैं। तो कुसुनपुर जो उड़ीसा का पहला स्मार्ट गांव बनने जा रहा है, किसके द्वारा इनिशिएटिव है, तो CSIR द्वारा, यानी ग्रामीण विकास साइंस एंड टेक्नोलॉजी आधारित मॉडल पर लागू किया जा रहा है। जो इम्पोर्टेंट है डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर और सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर ज़्यादा जोर दिया जा रहा है, महत्वपूर्ण है। अगला कंसेप्ट है डिजिटल, इसमें क्या होंगी गांव में, स्मार्ट विलेज में मुख्य रूप से तो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर होगी, गवर्नेंस फैसिलिटी भी होगा, रिन्यूएबल एनर्जी यूटिलाइजेशन किया जाएगा, स्मार्ट हेल्थ और एजुकेशन सर्विस भी दिया जाएगा, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर प्रैक्टिस भी कराई जाएगी। उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा। अगला कंसेप्ट देखते हैं। ये हम लोग के लिए क्या महत्वपूर्ण है, तो रूरल मॉडर्नाइजेशन का मॉडल बदलेगा, टेक्नोलॉजी ड्राइवन डेवलपमेंट अप्रोच के लिए किया जाएगा, सिटीजन फ्रेंडली गवर्नेंस बनाया जाएगा। उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा। अगला कंसेप्ट देखते हैं। द रिसेंटली एक्सपोर्टेड GI टैग्ड जोहा राइस बिलोंग टू विच स्टेट, यानी हाल ही में निर्यात किया गया GI टैग वाला जोहा चावल किस राज्य से संबंधित है। तो ऑप्शन 1 में वेस्ट बंगाल, ऑप्शन बी में असम, ऑप्शन सी में उड़ीसा, ऑप्शन डी में है बिहार। तो हाल ही में जो निर्यात किया गया GI टैग वाला जोहा चावल किस राज्य से संबंधित है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन असम राज्य से संबंधित है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला कंसेप्ट देखते हैं। जो असम राज्य, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला कंसेप्ट है कि असम का GI टैग जोहा राइस जो हाल ही में निर्यात किया गया है, जो फैसिलिटाइजेशन किसके द्वारा किया गया, तो APD द्वारा। जो महत्वपूर्ण क्या है, तो प्रीमियम एरोमेटिक राइस है, या जो ग्लोबल रिकॉग्नाइजेशन किया गया है और इकोनॉमिक बेनिफिट के लिए भी किसानों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है जोहा राइस। अगला कंसेप्ट देखते हैं। इसका साइंटिफिक नेम क्या है, तो ओरिएजा सटाइवा इसका साइंटिफिक नाम है। जो किस प्रकार की टाइप है, तो एरोमेटिक टाइप की है, जो शॉर्ट ग्रेन राइस है, यानी छोटे आकार की ग्रेन चावल है, और GI टैग भी इसे भी दिया गया है। और फ्लेवर क्या है इसका, तो स्वीट एरोमा है, यानी सॉफ्ट टेक्सचर वाला भी है। और कल्टीवेशन एरिया क्या है, तो असम में इसको किया जाता है। अगला कंसेप्ट देखते हैं। अगला कंसेप्ट है कि विच कंपनी बिकॉम द फर्स्ट इन इंडिया टू प्रोड्यूस 50 मिलियन टन्स ऑफ आयरन ओर इन फिजिकल एफिशिएंसी 2025 से 26, यानी वित्तीय वर्ष 2025 से 26 में 50 मिलियन टन लौह अयस्क का उत्पादन करने वाली भारत की पहली कंपनी कौन सी बनी है। तो ऑप्शन 1 में टाटा स्टील, ऑप्शन बी में सेल, ऑप्शन डी में NMDC Ltd, ऑप्शन डी में वेदांता। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इसका आंसर सही हो जाएगा। NMDC द्वारा Ltd द्वारा वित्त वर्ष 2025 से 26 में 50 मिलियन टन लौह अयस्क का उत्पादन करने वाली भारत की पहली कंपनी बन गई है NMDC Ltd। आइए इसके बारे में विस्तार से देखते हैं। NMDC जो Ltd भारत की पहली कंपनी बन गई है, जिसने फिजिकल एफिशिएंसी यानी 2025 से 26 में 50 मिलियन टन
लौह अयस्क उत्पादन का आंकड़ा पार किया है, जो इस उपलब्धि में भारत के खनन क्षेत्र की क्षमता को और एनएमडीसी की ऑपरेशनल एफिशिएंसी को दर्शाया गया है, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो हैदराबाद के तेलंगाना में है। इसका सी सही हो जाएगा। एनएमडीसी एलटीडी का मुख्यालय कहाँ है, तो हैदराबाद तेलंगाना में है। अगला कंसेप्ट देखते हैं, एनएमडीसी के बारे में देखते हैं। इसका फुल फॉर्म क्या होता है, तो नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड इसका फुल फॉर्म होता है। एनएमडीसी का फुल फॉर्म क्या होता है, तो नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कोऑपरेशन एलटीडी। इसका स्थापना कब की गई थी, 1958 में इसकी स्थापना की गई थी। कहाँ पे की गई थी, तो हैदराबाद तेलंगाना में इसकी स्थापना किया गया था। इसका कोर बिजनेस क्या है, तो माइनिंग करना, एक्सप्लोरेशन ऑफ आयरन करना और बॉक्साइट लाइमस्टोन का भी करना। अगला कंसेप्ट है कि साहित्य अकादमी अवार्ड आर गिवन फॉर वर्क इन हाउ मेनी इंडियन लैंग्वेज, यानी साहित्य अकादमी पुरस्कार कितनी भारतीय भाषाओं में दिए जाते हैं, तो ऑप्शन 1 में 22, ऑप्शन बी में 24, ऑप्शन सी में 26, ऑप्शन डी में 18। तो इसका आंसर हो जाएगा साहित्य अकादमी पुरस्कार 24 भारतीय भाषाओं में दिए जाते हैं। इसका आंसर बी सही हो जाएगा। अगला कंसेप्ट देखते हैं। अगला कंसेप्ट है साहित्य अकादमी भारत सरकार की एक अधीन राष्ट्रीय साहित्य अकादमी पुरस्कार है, जो इसकी स्थापना कब किया गया था, 1954 में स्थापना किया गया था। किस उद्देश्य से किया गया था, तो भारतीय भाषाओं में उत्कृष्ट साहित्य कृतियों की पहचान और प्रोत्साहन देने के लिए इसकी स्थापना किया गया था। साहित्य अकादमी अवार्ड आर गिवन 24 भारतीय लैंग्वेज में इसके दिया गया है। तो उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा। अगला कंसेप्ट देखते हैं, इस पुरस्कार की मुख्य विशेषताएं क्या है, जैसे उपन्यास, कविता, लघु कथा, निबंध, नाटक, साहित्य, मौलिक साहित्य इसमें मान्यता देता है। कैश प्राइज कितना है इसमें, तो आप देख लीजिए कितना है। साइटेस इसका इसमें प्रशस्ति पत्र और स्मारक पट्टिका भी इसमें दिया जाता है। अगला कंसेप्ट है, इसका महत्व क्या है, तो इसका महत्व भारत में भाषाई और सांस्कृतिक विविधता को बढ़ावा देना है और पारंपरिक साहित्य रूपों और सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने में भी मदद करता है। लेखकों को उनके कार्य के लिए प्रतिष्ठा और राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्रदान करता है, इसके लिए यह महत्वपूर्ण है। अगला कंसेप्ट देखते हैं, प्रशासन की भूमिका क्या होती है, तो इसमें प्रशासन देखते हैं। इसका मुख्यालय कहाँ है, तो इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है और इसका संचालक निकाय कौन है, तो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यानी मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है। भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय के अधीन कार्यरत है। अगला कंसेप्ट देखते हैं, विच कंपनी लॉन्च्ड श्री हेल्थ सुरक्षा 2.0, यानी श्री हेल्थ सुरक्षा 2.0 किस कंपनी ने लॉन्च किया है, तो ऑप्शन 1 में LIC, ऑप्शन बी में HDFC ERGO, ऑप्शन सी में श्रीराम जनरल इंश्योरेंस, ऑप्शन डी में ICICI लोम्बार्ड। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सही हो जाएगा, श्रीराम जनरल इंश्योरेंस इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला कंसेप्ट देखते हैं, श्री हेल्थ सुरक्षा 2.0 का एक हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी है जो श्री राम जनरल इंश्योरेंस, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। इसे किसने लॉन्च किया है, तो लॉन्च किया गया है श्री राम जनरल इंश्योरेंस द्वारा लॉन्च किया गया। इसका उद्देश्य क्या है, तो सस्ती, अफोर्डेबल और व्यापक स्वास्थ्य सुरक्षा प्रदान करना है इसका लक्ष्य। अगला कंसेप्ट देखते हैं, श्री राम जनरल इंश्योरेंस भारत की एक प्रमुख क्या है, तो प्राइवेट सेक्टर जनरल इंश्योरेंस कंपनी है जो फोकस करती है कि किस एरिया में, तो मोटर इंश्योरेंस पर, हेल्थ इंश्योरेंस पर, ट्रेवलिंग इंश्योरेंस पर। टारगेट इनका कस्टमर होता है मिडिल क्लास, रूरल और सेमी अर्बन पॉपुलेशन पर इनका टारगेट रहता है। अगला कंसेप्ट देखते हैं, हु बिकेम नेपाल्स फर्स्ट ट्रांसजेंडर वुमेन MP, यानी नेपाल की पहली
ट्रांसजेंडर महिला सांसद कौन बनी है हाल ही में? तो ऑप्शन 1 में सुनीता राणा, ऑप्शन बी में भूमिका श्रेष्ठा, ऑप्शन सी में है माया गुरंग, ऑप्शन डी में है लक्ष्मी गौतम। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सही हो जाएगा, भूमिका श्रेष्ठा इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आइए इनके बारे में विस्तार से देखते हैं। जो भूमिका श्रेष्ठा बनी है नेपाल की पहली ट्रांसजेंडर महिला सांसद बनी है, जो LGBT समुदाय की हैं और इनका प्रमुख अधिकारकर्ता एक्टिविस्ट भी रही हैं, जो लंबे समय से जेंडर इक्वलिटी और ह्यूमन राइट्स के लिए भी काम कर रही थी नेपाल में, और इसीलिए यह हिस्टोरिक महत्वपूर्ण है। नेपाल की पहली ट्रांसजेंडर महिला सांसद बनी है भूमिका श्रेष्ठा, जो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला कंसेप्ट देखते हैं। यह घटना नेपाल में हुआ है जो LGBT समुदाय की रिप्रेजेंटेटिव के लिए हिस्टोरिक माइलस्टोन है, जो साउथ एशिया में इनक्लूसिविटी की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है और पॉलिटिकल और सोशल इम्पैक्ट भी इसे देखा जा रहा है। जो रिप्रेजेंटेंट्स के हिसाब से जो ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के राजनीतिक प्रतिनिधियों को भी इसमें अधिकार मिला है। इंक्लूसिविटी इसमें लोकतंत्र को, डाइवर्सिटी और इक्विटी को भी इसमें मजबूती मिलेगी। जो पॉलिसी इन्फ्लुएंस होगा LGBT की समुदाय को और उनके अधिकार से भी जुड़े नियमों और सुधार को भी बढ़ावा मिलेगा। जो नेपाल में LGBT कानूनों और अधिकारों को भी इससे सहयोग मिलेगा। जो नेपाल साउथ एशिया को प्रोग्रेसिव देशों में से एक माना जाता है। अगला कंसेप्ट देखते हैं। अगला कंसेप्ट है कि अकॉर्डिंग टू द होल वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2026 व्हाट इज द इंडियाज रैंकिंग। तो वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2026 के अनुसार भारत की रैंकिंग कितनी है? तो ऑप्शन 1 में 108, ऑप्शन बी में 112, ऑप्शन सी में 116, ऑप्शन डी में 120। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। इसका जो वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2026 के अनुसार भारत की रैंकिंग 116वीं है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला कंसेप्ट देखते हैं। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2026 के वैश्विक स्तर पर देशों की खुशहाली को मापता है। जो टॉप कंट्री कौन है? तो फिनलैंड है, लगातार 9 वर्षों से रहा है प्रथम स्थान। जो इंडिया की रैंक कितना है? तो 116वां। स्कोर कितना है? तो 4.536। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, 116। अगला कंसेप्ट देखते हैं। इसका मापदंड क्या होता है? तो रिपोर्ट इन फैक्टरों के आधार पर रैंकिंग करता है। GDP पर कैपिटा के आधार पर मापा जाता है। सोशल सपोर्ट पर माना जाता है। हेल्थी लाइफ एक्सपेक्टेंसी पर मापा जाता है। फ्रीडम टू मेक लाइफ चॉइसेस पर मापा जाता है। परसेप्शन ऑफ करप्शन पर भी मापा जाता है। लाइफ सेटिस्फेक्शन पर भी मापा जाता है। इंडिया परफॉर्मेंस पर मापा जाता है। रैंक इम्प्रूव्ड फ्रॉम 118 से कितना पर हुआ है? तो 116 पर हुआ है। यानी पहले था 118, अब भारत 116वां स्थान हुआ है 2026 में। अगला कंसेप्ट देखते हैं। द जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी GSI हैज डिक्लेयर्ड द हिल ऑफ विच फोर्ट इज उत्तर प्रदेश एज ए नेशनल जियो हेरिटेज साइट। यानी भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण GSI ने उत्तर प्रदेश के किस जिले की पहाड़ी को राष्ट्रीय भू विरासत स्थल घोषित किया है? तो ऑप्शन 1 में आगरा का किला, ऑप्शन बी में झांसी का किला, ऑप्शन सी में कालिंजर किला, ऑप्शन डी में चुनार किला। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सही हो जाएगा, कालिंजर किला इसका आंसर हो जाएगा। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण GSI ने उत्तर प्रदेश के कालिंजर किला की पहाड़ी को राष्ट्रीय भू विरासत स्थल घोषित किया है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला कंसेप्ट देखते हैं। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी GSI ने कालिंजर फोर्ट पहाड़ी को नेशनल जियो हेरिटेज साइट घोषित किया है और इसका स्थान कहाँ है? तो बांडा डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश इसका लोकेशन है।
यह महत्वपूर्ण क्या है, तो जियोलॉजिकल और हिस्टोरिकल डबल इसमें सिग्निफिकेंट माना जा रहा है, महत्वपूर्ण माना जा रहा है। जो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, कालिंजर किला। अगला कंसेप्ट है, प्राचीन किला यानी विद्या रेंज पर स्थित है। कई राजवंशों द्वारा यह शासित किया गया है, जैसे चंदेल डायनेस्टी, मुगल्स द्वारा भी, और स्ट्रेटेजिक भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इसमें मिलिट्री डिफेंस के लिए भी महत्वपूर्ण माना जाता है। हिस्टोरिकल बैटल्स का केंद्र भी माना गया है। कालिंजर किला हम लोग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो जियो हेरिटेज साइट क्या होता है, आइए देखते हैं। ऐसे स्थल जिनमें यूनिक जियोलॉजिकल फीचर्स होते हैं, जिसमें साइंटिफिक हो, एजुकेशनल हो और एस्थेटिक वैल्यू भी होती है, इसे जियो हेरिटेज साइट माना जाता है। जैसे जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया सिग्निफिकेंट, इसका डिक्लेरेशन किया गया है कंजर्वेशन द्वारा। जियोलॉजिकल फीचर को प्रोटेक्ट करना होता है। जैसे में एजुकेशन में क्या करना होता है, तो स्टूडेंट और रिसर्चर के लिए यह लर्निंग साइट भी माना जाता है। टूरिज्म की भी लिए भी यह बहुत ही जियो टूरिज्म को बढ़ावा देता है, जिससे लोकल इकोनॉमी को भी यह सपोर्ट देता है। अगला कंसेप्ट है, 20 मार्च 2026 को कई इस्लामिक देशों में कौन सा प्रमुख धार्मिक त्यौहार मनाया गया है? विच मेजर रिलीजियस फेस्टिवल वाज सेलिब्रेटेड इन मेनी इस्लामिक कंट्रीज ऑन 20 मार्च 2026? तो ऑप्शन एक में ईद उल फितर, ऑप्शन बी में ईद उल अदा, ऑप्शन बी में है, ऑप्शन सी में शब्द ए बारात, ऑप्शन डी में स्टार्ट रमजान। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ईद उल फितर इसका आंसर हो जाएगा। जो 20 मार्च 2026 को कई इस्लामिक देशों में कौन प्रमुख धार्मिक त्यौहार मनाया गया है? ईद उल फितर। आइए इसके बारे में विस्तार से देखते हैं। यह इस क्या है, ईद उल फितर क्या है? तो यह एक इस्लामिक का प्रमुख त्यौहार माना जाता है। रमजान के अंत में यह मनाया जाता है। इसे फेस्टिवल ऑफ ब्रेकिंग द फास्ट कहा भी जाता है, यानी इसे क्या कहा जाता है? फेस्टिवल ऑफ ब्रेकिंग द फास्ट भी कहा जाता है। ईद उल फितर 2026 का जो 20 मार्च 2026 को मनाया गया है, इन कई देशों में मनाया गया 20 मार्च को। कौन कौन से देशों में मनाया गया है? तो सऊदी अरबिया में 20 मार्च को मनाया गया है, यूनाइटेड अरब अमीरात में भी मनाया गया 20 मार्च को, कतर में भी मनाया गया है, बहरीन में भी मनाया गया है, कुवैत में भी मनाया गया है, टर्की में भी मनाया गया है 20 मार्च को। और भारत में देखते हैं कब मनाया गया है। तो 21 मार्च 2026 को कौन कौन देशों में मनाया गया है? तो इंडिया में भी मनाया गया है, पाकिस्तान में मनाया गया है, बांग्लादेश में मनाया गया है और ईरान में मनाया गया है। उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा। अगला कंसेप्ट देखते हैं, यह क्यों डिफरेंट माना जाता है? तो कारण चांद माना जाता है, मून साइटिंग के लिए माना जाता है, जो इस्लामिक कैलेंडर के अनुसार होता है। यह लूनर कैलेंडर पर आधारित होता है, जैसे हर महीने की शुरुआत चांद देखने से होती है। इसलिए अलग अलग देशों में ईद की तारीख अलग अलग होती है, यानी हर महीने की शुरुआत चांद देखने से ही होती है, जो यह डिफरेंट माना जा रहा है। अगला कंसेप्ट देखते हैं, ये जो इसका रिचुअल है ईद उल फितर, जो एक धार्मिक गतिविधियाँ इसमें होता है। क्या होता है ईद नमाज में? तो इसमें स्पेशल प्रार्थना भी किया जाता है। ज़कात उल फितर क्या किया जाता है? तो दान किया जाता है इसमें। सोशल सेलिब्रेशन में क्या क्या किया जाता है? तो मिठाइयाँ, शीर, खुरमा आदि, और नए कपड़े और परिवार और दोस्तों से इसमें मिला जाता है। यह महत्वपूर्ण है। 30 दिनों के रोज़ा पूरा होने की खुशी में यह मनाया जाता है। अगला कंसेप्ट देखते हैं। तो सेशन यहीं पर समाप्त होता है। तो सेशन को लाइक कीजिए और कमेंट भी कीजिए, और सेशन को सब्सक्राइब और शेयर भी कीजिए। और सेशन कैसा लगा कमेंट आप ज़रूर बताएं। तब तक के लिए मिलते हैं एक नए सेशन के साथ। थैंक यू, ओके, बाय।